हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में अपने ज्योग्राफी के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने उसके क्षेत्रफल को देखा है ना, उसकी आकृति को देखा। अब सेकंड पार्ट में हम उसकी भूगर्भिक संरचनाओं की बात करते हैं, यानी जो भूगर्भ में जो संरचनाएं पाई जाती हैं उनका डेवलपमेंट कब हुआ, कैसे हुआ और क्या क्रम रहा उनके डेवलपमेंट का, हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी ग्लोब में जो बहुत सारी प्लेटें पाई जाती हैं वो स्थल का एक भाग है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे सागर भी पाए जाते हैं। वो सागरी क्षेत्र के भाग है, मतलब वो पानी का भाग है और एक स्थल का भाग है। तो जब इनका विकास क्रम हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग से ये सब इतने डिवाइड थे, है ना, कि हमारे महाद्वीप और जो महासागर है वो स्टार्टिंग में ही ऐसे थे। नहीं, पहले क्या था कि वो सब जुड़े हुए थे आपस में। तो अब ये कैसे विभाजित हुए और विभाजन के बाद कौन सा पार्ट किसके अंतर्गत शामिल हुआ, हम उसकी बात यहाँ पर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए हम एक फॉर एग्जाम्पल एक कांच की प्लेट की बात करते हैं। तो चलिए हम एक कांच की प्लेट लेते हैं। अब हम इसमें एक दरार डालते हैं। तो जब हम एक क्रैक करने का प्रयास करते हैं तो जो वो प्लेट है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो जब विभाजित होती, जो अपर पार्ट होता है उसको जो है वो अंगारा लैंड बोला गया, और जो नीचे वाला लोअर पार्ट था उसको गोंडवाना लैंड बोला गया। अच्छा, ओवरऑल इस जो प्लेट है ये एक स्थल चीज है और इसको पेंजिया बोला गया। तो अब हम इसमें पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना का विकास पेंजिया के अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ होता। विभाजन मतलब प्लेट में क्रैक डाला, वो दो भागों में विभाजित हुई। पहला ऊपरी भाग अंगारा लैंड और निचला जो है वो गोंडवाना लैंड कहलाया, और ओवरऑल उस स्थल को क्या कहा गया, पेंजिया। यही इस पहले लाइन में बताया गया है। अच्छा, जब इनका डेवलपमेंट हुआ, जब इनमें विभाजन हुआ तो एक कोई टाइम पीरियड होगा ना, तो वो जो क्रम है था डेवलपमेंट का उसको अलग अलग नामों से जाना गया है ना। जो स्थलाकृतियाँ मिली, पर्वत जो मिले हमें, पठार जो मिले, और भी जो चीज़ें संरचनाएं मिलती हैं उनके डेवलपमेंट का एक विकास क्रम होगा ना। सबसे पहले कोई विकसित हुआ होगा, उसके बाद फिर उसके बाद। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि यहाँ प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा तथा विंध्य संरचनाओं का विकास हुआ। तो ये कालक्रम के अनुसार है ना। सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन, उसके बाद फिर आर्कियन, उसके बाद फिर धारवाड़, कुडप्पा और आगे चल के विंध्य संरचनाओं का विकास हुआ। तो जो प्री कैम्ब्रियन, जो प्रारंभिक युग था, उसमें कौन सी ऐसी संरचनाएं थी जो निर्मित हुई, जो कि भारत का पार्ट है। तो उसके अंतर्गत अरावली पर्वत, विंध्य श्रेणी तथा छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र प्रमुख है। चलिए, अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य अवस्थित भूसन्नति कौन सी थी। तो देखिए, हमने क्या देखा कि एक प्लेट था, उसके नीचे वाटर, मतलब एक ऐसा प्लेट जिसके नीचे वाटर है पर वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जब वो प्लेट टूटी तो फिर वो जो प्लेटों का विभाजन हुआ वो ऊपर नीचे इधर उधर जाने लगी, तो हमने देखा कि नीचे जो है वाटर, तो यानी वो सागर कहलाया। और उसका नाम क्या दिया गया, उस सागरी क्षेत्र का तेथिस सागर। जैसे उस स्थलीय भाग का नाम पेंजिया दिया गया, वैसे यहाँ पर सागर को तेथिस सागर नाम दिया गया। ठीक है, आपको याद रखना होगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का मतलब कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो जो स्थलीय भाग था, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ भारत के बराबर का ही वो स्थल भाग रहा होगा, नहीं, वो स्थल भाग बहुत बड़ा था। भारत उसका एक पार्ट है छोटा सा। तो उस बड़े भूभाग को किस नाम से जाना गया, तो वो बोला गया गोंडवाना लैंड। तो प्लेट का दो टुकड़ा, ऊपरी भाग अंगारा लैंड, निचला भाग गोंडवाना लैंड। निचला भाग से ही हमें लेना देना है क्योंकि भारत जो है वो निचले भाग का हिस्सा है, और वो किस नाम से जाना गया, तो गोंडवाना लैंड। भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के जो संकेत मिलते हैं उसके अनुसार भूकाल में भारतीय स्थल पिंड किस दिशा की ओर अग्रसर हुआ। तो जो वो प्लेट थी वो दो टुकड़ों में विभाजित हुई, ऊपरी भाग अंगारा लैंड, निचला भाग गोंडवाना लैंड। लेकिन जो निचला भाग था, अब ये देखा गया कि वो धीरे धीरे विकास क्रम में ऊपर की ओर यानी नॉर्थ की ओर खिसक रहा है। यही रीजन है कि जो हमारे हिमालय का है, जो वो जो ऊंचाई है वो अभी भी बढ़ रही है। उसे हम आगे डिटेल में देखेंगे, पर उसका रीजन यही है क्योंकि प्लेट जो है वो ऊपर की ओर हमारी खिसक रही है, इसलिए यहाँ पे उत्तर की ओर बोला गया। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण कैसे हुआ, तो भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। अब हम देखेंगे कि जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है वो जो बड़े मतलब एक प्लेट जो दो बड़े टुकड़ों में टूटी, उन टुकड़ों के अंतर, उन बड़े टुकड़ों के अंदर छोटे छोटे और भी टुकड़े हैं, तो उन छोटे छोटे टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है। तो जो अंगारा लैंड है उसके अंतर्गत क्या आता है, ऊपरी भाग। अ से अंगारा, अ से ऊपर। तो याद रखिए, मतलब अ से अंगारा लैंड को ऊपर याद रखने का एक थोड़ा सा लॉजिक मुझे जहाँ समझ में आता कि वर्णमाला में आ वर्ड सबसे पहले आता है, तो ऊपरी भाग सबसे पहले आएगा, इसीलिए अंगारा लैंड। तो उस अंगारा लैंड के भूभाग, जो बड़ा भूभाग था, उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड। आपने देखा होगा तो ये सारे जो है वो ऊपर की ओर ही मिलते हैं हमें, है ना।
हालांकि एशिया नीचे भी मिलता है, बट जो उसका लार्जेस्ट सेक्शन है वो ऊपर मिलता है, जैसे आप रशिया वगैरह को देख सकते हैं। अच्छा, तो आपको क्या याद रखना है इसमें, अंगारा लैंड में 5, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड। गोंडवाना लैंड में हमें क्या याद रखना कि प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप। प्रायद्वीप मतलब भारत जो कोई ऐसा स्थल क्षेत्र जो तीनों ओर पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो क्योंकि भारत की अवस्थिति ऐसी है जो तीनों ओर पानी से घिरी हुई है, इसलिए भारतीय प्रायद्वीप बोलते हैं। एक तरफ अरब सागर, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी, तीसरी तरफ हिंद महासागर। भारतीय प्रायद्वीप अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका और अटलांटिका, मेडागास्कर। मेडागास्कर कहाँ है? ये हमारे अफ्रीका के जो है वो पूर्वी तट में नीचे की ओर है। अच्छा, जो स्थलाकृतियों की जो संरचना का विकास क्रम हुआ उसमें सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन है। तो प्री कैम्ब्रियन के बाद अब हम देखेंगे कि आर्कियन संरचना। अब हम आर्कियन को देखेंगे। तो आर्कियन में क्या है? सर्वप्रथम आर्कियन संरचना का विकास कैसे हुआ? गर्म गलित पदार्थों के शीतलीकरण, लावा मैग्मा के रूपांतरण से। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के किस क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में, क्योंकि जब इनका डेवलपमेंट हुआ उस समय हमारी जो स्थलाकृतियाँ थी ना तो वहाँ पे कोई जीव थे ना ही कोई प्लांट्स थे। इस वजह से जब वो होंगे नहीं जो है वो डिपॉजिट नहीं होंगे, और डिपॉजिट नहीं होंगे तो उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। तो इस वजह से जो प्रारंभिक चट्टानें हुई उसमें कोई जीवाश्म नहीं पाएगी। ये सिंपल सा लॉजिक है। जब पेड़ पौधे जीव जंतु का विकास नहीं हुआ होगा तो फिर वो जीवाश्म भी नहीं बनेंगे, क्योंकि वो अब घटित नहीं होंगे तो जीवाश्म कैसे बनेगा? प्रारंभिक चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया गया। आर्कियन युग की चट्टानों ने मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई मतलब जो आर्कियन युग की चट्टानें हैं उनका डेवलपमेंट मुख्य रूप से कहाँ कहाँ हुआ और कहाँ कहाँ पाई जाती है भारत में? तो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मेघालय का पठार तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो याद रखिएगा इनका क्षेत्रफल जो है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो इन राज्यों में फैला हुआ है। आर्कियन संरचना किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो आग्नेय चट्टानों से। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ऐसा होता है कि जब ज्वालामुखी फटता है, जो मैग्मा आता है और ऊपर आके जब वो ठंडा हो जाता है, जम जाता है, तो उस मैग्मा को हम लावा बोलते हैं। तो आग्नेय चट्टानों का जो है वो विकास होता है। तो आग्नेय चट्टानें सबसे प्रारंभिक चट्टानें और इनका निर्माण जो है सबसे पहले हुआ। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण किस रूप में हुआ था? मोरदार पर्वतों के रूप में। तो प्री अरावली पर्वत हुए वो मोरदार पर्वतों के रूप में हुआ। जो आर्कियन संरचना थी उसमें हम 2-3 चीजों को ध्यान रखेंगे। उनका विस्तार कहाँ था, है ना, उनके अंतर्गत कौन सी चट्टानें बनी, तो वो आग्नेय चट्टानें बनी। अच्छा, उनके अंतर्गत कौन से पर्वत बने, तो वो अरावली पर्वत। अच्छा, वो अरावली पर्वत किस प्रकार का है? तो मोरदार, यानी पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें से हमें याद रखना होगा कि मोरदार पर्वत। अब आगे देखिए धारवाड़ संरचना। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ? तो प्री कैम्ब्रियन काल में। हमने ऊपर पहले भी देखा था कि प्री कैम्ब्रियन काल में आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा तथा विंध्य संरचनाओं का विकास हुआ। तो उसी में आर्कियन के बाद अब धारवाड़, लेकिन ये ओवरऑल प्री कैम्ब्रियन काल के अंतर्गत ही आएंगे। धारवाड़ किस प्रकार की चट्टानी संरचना है? तो जीवाश्म रहित कायांतरित अवसादी चट्टान है। आपको ये तो समझ में आ गया कि जीवाश्म रहित क्यों है, क्योंकि तब न तो प्लांट्स थे न ही जीवित कोई जीव थे, है ना, इस वजह से जीवाश्म तो नहीं था। लेकिन इन्हें कायांतरित क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए पहले जो है आर्कियन क्रम के अंतर्गत हमने देखा आग्नेय चट्टानें बनी, ठीक है। जब वो चट्टानें बनी तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, भौतिक रासायनिक कारणों से जो है उनका जो है भौतिक गुण जो है ना, वो रासायनिक गुण जो है वो परिवर्तित हुआ। तो जब परिवर्तन हुआ आग्नेय चट्टानों में तो उन्हें ही कायांतरित और अवसादी चट्टानें बोला गया। तो अच्छा, जब गुण परिवर्तित हो गया तो अब वो आग्नेय तो आग्नेय रह नहीं गई, तो उसको एक नया नाम दिया गया, उसको धारवाड़ बोला गया। अब ये मूल चट्टान नहीं है, ये कायांतरित है और अवसादी है। अवसाद मतलब होता है जमाव, तो आग्नेय का ही है कायांतरित और अवसादी रूप है, जिसे धारवाड़ बोला गया। धारवाड़ संरचना का सर्वप्रथम विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में। तो वहाँ कर्नाटक में जो है वो लार्ज एरिया में पाए जाने के कारण शायद इसका नाम धारवाड़ रख दिया गया होगा। भारत के धारवाड़ क्रम की चट्टानें हिमालय की किस श्रेणियों में पाई जाती है? लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल तथा कुमायूं क्षेत्र में। भारत में धात्विक खनिज संसाधनों सबसे अधिक किस संरचना में पाए जाते हैं? तो धारवाड़ संरचना में। तो याद रखिएगा आग्नेय में कोई खनिज नहीं पाया जाता, लेकिन धारवाड़ में खनिज पाने का प्रारंभ स्टार्ट होता, और धारवाड़ी वो चट्टानें हैं जिसमें खनिज, सोना चांदी ये सब खनिज ही होते हैं। तो इनका जो पाने का प्रारंभिक स्थिति संरचना में दिखाई पड़ती है वो धारवाड़। भारत के किस भौमिकीय शैल क्रम में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो देखिए धारवाड़ में ही स्टार्टिंग हुई खनिज और धात्विक संसाधनों की प्राप्ति की। तो कॉमन सेंस की बात है, इसका आंसर भी धारवाड़ क्रम हुआ। धारवाड़ संरचना में मुख्यतः कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो लौह अयस्क,
तांबा, मैग्नीज, अपरक, चांदी, डोलोमाइट, सोना आदि। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारत का 98% कोयला गोंडवाना ग्राम की चट्टानों में पाया जाता है। तो पहले आर्कियन आया, धारवाड़ आया, कुड़प्पा आया, विंध्य आया। लेकिन यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना होगा, कोयला जो है ना, कोयला का निर्माण कैसे होगा, जीवाश्म से होगा। तो अब उन विकास क्रम में कोयलों को मत शामिल करिएगा। कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ। अपरदन मतलब होता है उसकी परत का हटना, और निक्षेपण मतलब होता है कहीं जाके जमा हो जाना। कुड़प्पा संरचना का विकास आर्कियन और धारवाड़ क्रम में अपरदन और भौतिक रासायनिक परिवर्तन से प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से। देखिए, कोई भी चट्टान होती है ना, तो जब वो विकास क्रम में आगे बढ़ती है तो उसकी जो मूल चट्टान होती है उसके बाद जो विकास क्रम होता है तो उसमें क्या होता है, कुछ रासायनिक गुण ऊपर नीचे होते हैं, कुछ भौतिक कारण होते हैं जिनसे उनके गुणों में परिवर्तन आता है। तो इसीलिए बोला गया कि आर्कियन और धारवाड़ संरचनाओं में अपरदन और भौतिक रासायनिक परिवर्तन के से प्राप्त अवसादों के निक्षेपण, यानी जो अवसाद बने इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बाद उनका जब जमा हुआ, निक्षेपण मतलब जमा हुआ, तो फिर वो एक अलग प्रकार की चट्टान बन गई। तो उसको एक नाम दे दिया गया, उसको बोला गया कुड़प्पा। तो आपको याद रखना होगा आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा। पर मूल चट्टान आर्कियन है, लेकिन उसमें जो परिवर्तन हुआ उससे धारवाड़। अब इन दोनों में जो परिवर्तन हुआ उससे कुड़प्पा। आर्कियन शैली में धात्विक, अधात्विक तथा दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं। विंध्य संरचना भवन निर्माण के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि जो विंध्य संरचना की चट्टानें होती है वो इतनी कठोर नहीं होती है, इस वजह से ये जो है भवन निर्माण के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। कुड़प्पा संरचना, आर्कियन, धारवाड़। अब कुड़प्पा की बात करेंगे। कुड़प्पा संरचना का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा क्षेत्र में। कुड़प्पा संरचना में सर्वाधिक भंडार है तो चूना पत्थर का। याद रखिएगा, अगर धात्विक और खनिज के भंडार की बात करें तो धारवाड़, चूना पत्थर के जमाव की बात करें तो कुड़प्पा, और अगर कोयला की बात करें तो गोंडवाना। लेकिन गोंडवाना इन सबसे थोड़ा अलग है, अभी हम उसे आगे देखेंगे। तो कुड़प्पा संरचना में सर्वाधिक भंडार चूना पत्थर। कुड़प्पा संरचना किन चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, एस्बेस्टस और संगमरमर। याद रखिएगा, जो है वो संगमरमर कई बार पूछा जाता है और चूना पत्थर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चूना पत्थर और संगमरमर। तो ये कुड़प्पा संरचना की चट्टानें हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं विंध्य संरचना। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, तो जल निक्षेपों द्वारा विंध्य संरचना निर्मित है अवसादी चट्टानों से। तो अवसाद अब आप आई थिंक समझ गए होंगे, आर्कियन, उसके बाद फिर धारवाड़, कुड़प्पा, फिर विंध्य। विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार किन क्षेत्रों में है, तो सासाराम व रोहतास क्षेत्र जो कि बिहार में है, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र राजस्थान में, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, और आगरा। मतलब जनरली तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि इन चट्टानों में किस प्रकार की चीजें पाई जाती है, पर कई बार हमारा क्षेत्र भी पूछ लेता है। पन्ना मध्य प्रदेश तथा गोलकुंडा आंध्र प्रदेश की हीरा की खाने की संरचना चट्टानों में पाई जाती है। तो विंध्य क्रम की चट्टान, अच्छा ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और खनिज की बात करेगा या फिर धातु की बात करेगा तो जो है वो धारवाड़ में है, लेकिन अगर पर्टिकुलर हीरा की बात करेगा तो वो विंध्य क्रम में है। अब हम देखते हैं कि जो प्री कैम्ब्रियन काल है उनके अंतर्गत संरचना कौन सी है, उनके अंतर्गत संबंधित क्षेत्र कौन से है और उनमें क्या गुण या विशेषताएं हैं। तो प्री कैम्ब्रियन काल संरचना क्रम की बात करें तो सबसे पहले आर्कियन क्रम। संबंधित क्षेत्र मतलब ये कहाँ पाया जाता है आर्कियन क्रम, तो अरावली पर्वत क्षेत्र, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि जो इंडिया का साउथर्न पार्ट है जिसमें पश्चिमी घाट वगैरह है उसी को बोला गया कि दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र। बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। अच्छा, अब ये जो आर्कियन क्रम की संरचना है वो किन क्षेत्रों में पाई जाती है, अब उसके बाद उनमें क्या और क्या विशेषता है, तो वो यहाँ पे आग्नेय कायांतरित चट्टानों से निर्मित संरचना है। आग्नेय चट्टान है, प्रारंभिक चट्टान है। आर्कियन के बाद फिर धारवाड़ क्रम आता है। धारवाड़ जो संबंधित क्षेत्र है वो धारवाड़, अरावली और छोटा नागपुर। अरावली जो है वो हमारा राजस्थान में देखने को मिलता है। अब ये जो धारवाड़ क्रम है इसमें क्या विशेषताएं पाई जाती है, तो इसमें अवसादी चट्टानों से निर्मित तथा जीवाश्म रहित, अवसादी तो है बट इसमें भी जीवाश्म नहीं है। कुड़प्पा क्रम, छोटा नागपुर, पठार, कुड़प्पा जिला आंध्र प्रदेश का, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, सेवराय, जेवादी तमिलनाडु क्षेत्र। अच्छा, इनमें विशेषता क्या है कि चूना पत्थर से युक्त है, तो हमको याद रखना होगा। विंध्य क्रम में जो है रोहतास क्षेत्र बिहार का, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र राजस्थान का, होशंगाबाद मध्य प्रदेश का, जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानें। तो आप यहाँ पे देखेंगे मेजर चेंज क्या आया कि अभी तक जो है वो चट्टानों में जो था वो जीवाश्म नहीं थे, लेकिन विंध्य जो है, विंध्य में पहली बार यहाँ बोला गया कि जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानें तो हमारी धारवाड़ भी है बट उसमें जीवाश्म नहीं है, लेकिन विंध्य में जो है वो जीवाश्म है। तो पेलोजोइक के अंतर्गत अब किस प्रकार की संरचनाएं पाई गई, तो उसमें देखते हैं कि सबसे पहले गोंडवाना। प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना संरचना का विकास किस युग में है, कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में। तो गोंडवाना संरचना कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में। गोंडवाना संरचना का निर्माण कैसे हुआ, अवसादों के निक्षेपण से, यानी इसका भी जो है वो निर्माण जो है वो अवसादों से हुआ और निक्षेपण मतलब उनके जमाव से हुआ। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम किस युग में प्रारंभ हुआ, तो जुरासिक
युग में। गोंडवाना संरचना का संबंध की नदी बेसिन से तो दामोदर, महानदी, गोदावरी, सोन तथा नर्मदा नदी बेसिन से। नदी बेसिन का मतलब होता है कि जो नदी का बहाव क्षेत्र है वो ओवरऑल कितने पूरे एरिया में, तो वो पूरा उसका मतलब नदी जितने पूरे एरिया में बहती है वो उसका बेसिन कहलाता है। तो गोंडवाना संरचना मतलब इस प्रकार की जो संरचनाएं पाई जाती हैं उनका जो है किन किन नदी बेसिन के अंतर्गत आता है, तो दामोदर, महानदी, गोदावरी, सोन तथा नर्मदा नदी बेसिन। बिटुमिनस कोयला के भंडार की दृष्टि से भारत सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना कौन सी है? तो जो कोयला होता है ना वो भी अपनी क्वालिटी के हिसाब से 4 भागों में विभाजित होता है। बिटुमिनस, पिट है ना, एंथ्रासाइट और एक और होता है लिग्नाइट। तो बिटुमिनस कोयला के भंडार की दृष्टि से भारत की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना कौन सी है, तो वो गोंडवाना संरचना है। तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पिट सबसे खराब क्वालिटी का कोयला। अच्छा, कोयले की जो क्वालिटी होती है वो कार्बन पर डिपेंड करती है कि इसमें किस क्वालिटी का कार्बन पाया जाता है। दक्कन ट्रैप मेसोजोइक युग, यानी जो दक्कन ट्रैप है, ट्रैप मतलब जो हमारा इंडिया का जो नीचे का पार्ट पड़ता है, जो कठोर संरचना का माना जाता है, जिसका स्टार्टिंग में डेवलपमेंट हुआ है ना, उसको दक्कन ट्रैप बोलते हैं। उसका विकास क्रम पूछे वो कब मतलब हुआ, किस टाइम पीरियड में, तो मेसोजोइक। जैसे आपको याद रखना गोंडवाना जो है वो पैलियोजोइक में है, लेकिन जो हमारा दक्कन ट्रैप है वो मेसोजोइक में है। दक्कन ट्रैप किस चट्टान से निर्मित संरचना है, तो बेसाल्ट चट्टान से। दक्कन ट्रैप संरचना का मुख्यतः विकास किस क्षेत्र में हुआ है, तो महाराष्ट्र एवं मालवा। महाराष्ट्र का आपका लोकेशन पता होगा ना, इंडिया का साउदर्न पॉइंट और मतलब पश्चिम दक्षिण पश्चिम भाग एवं मालवा क्षेत्र। दक्कन ट्रैप संरचना का विकास किन अन्य क्षेत्रों में है, तो गुजरात के काठियावाड़, प्रायद्वीपीय, कर्नाटका। देख रहे हैं आप ना, ये जो राज्य आ रहे हैं वो साउदर्न के ही हैं। तो गुजरात के काठियावाड़, प्रायद्वीप, कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर पठार, आंध्र एवं तेलंगाना के पठार तथा छोटा नागपुर के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ है, तो जुरैसिक काल। दक्कन ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ, तो क्रिटेशियस काल में, इसे आदि नूतन भी बोलते हैं। भारत के दक्कन के पठार का बेसाल्टिक निर्माण लावा शैली का निर्माण कब हुआ, तो क्रिटेशियन युग में। जो दक्कन के पठार पर जो बेसाल्ट निर्मित लावा सेल है, सेल मतलब होता है मतलब कोई पहाड़ टाइप का निर्माण कब हुआ, तो क्रिटेशियन युग में हुआ। सेनोजोइक काल, सेनोजोइक का अर्थ है नवीन जीवन। सेनोजोइक यानी इसका अर्थ है नवीन जीवन। सेनोजोइक जो है वो 2 में विभाजित हुआ, टर्शियरी और क्वार्डनरी। अब हम देखेंगे क्वार्डनरी को। क्वार्डनरी भी 2 में हुआ, प्लीस्टोसीन और हिमयुग के बाद। प्लीस्टोसीन में हम हिमयुग के पहले की बात करते हैं और हिमयुग के बाद। तो प्लीस्टोसीन में हिमयुग के पहले की बात करें तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, यानी तब हमारे हिमालय पर्वत की जो है वो डेवलपमेंट मतलब अभी भी हो रहा है, बट वो स्टार्टिंग फेज जो है वो हमारा प्लीस्टोसीन में ही हो। तो कई बार हमसे पूछता है कि जो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति है वो किस काल में हुई, तो हमको याद रखना होगा प्लीस्टोसीन। हिमयुग के बाद भारत के उत्तरी मैदान एवं तटीय मैदान का निर्माण हुआ। तो मैदानों का निर्माण पता है कैसे हुआ, जब हमारा हिमालय बन रहा था तो हिमालय के बढ़ने के क्रम में जो हमारा निचला भाग है वो एक गड्ढा नुमा था, ठीक है। तो वहां से जो अवसादों का जो है वो जमाव हुआ, तो उससे धीरे धीरे मैदानों का डेवलपमेंट हुआ। तो इस वजह से हमारा हिमालय पहले आया और मैदान जो है वो बाद में आया। देश की वर्तमान, तो कई बार पूछता है सबसे नवीन संरचना, तो वो हमारा हिमालय नहीं होगा, फिर हमारा हो जाएगा मैदानी। देश की वर्तमान स्थलाकृति किस युग में सुनिश्चित हुई, तो प्लीस्टोसीन युग में। पृथ्वी पर सबसे व्यापक हिमयुग मतलब ऐसा हिमयुग जो काफी टाइम तक, काफी क्षेत्र तक मतलब रहा, काफी बड़ा रहा। तो पृथ्वी पर सबसे व्यापक हिमयुग, व्यापक मतलब काफी टाइम तक रहा जो, तो गुंज, मिंडेल, रिस, बुर्म किस काल में आया, प्लीस्टोसीन काल में। और कई बार हमसे आप ये भी डायरेक्ट मतलब स्पेसिफिक पूछ सकता है कि गुंज जो है वो प्लीस्टोसीन, तो आपको याद रखना है मिंडेल, रिस, ये सब प्लीस्टोसीन काल में। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ किस क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो अच्छा देखिए, जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं वो वही पाए जाएंगे जहाँ पे जीवाश्म कभी रहे होंगे। अवसादों के ताप और दाब जब पड़ता है तभी वो जो है वो पेट्रोलियम पदार्थों में कन्वर्ट होते हैं। तो इनका टाइम पूछे तो टर्शियन क्रम, और चट्टान पूछे तो अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं, तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। कब पाए गए, तो टर्शियन क्रम। इंडस दागोपा सचर जोन ITSZ का निर्माण कब हुआ, तो प्लायोसीन और ईरोसीन काल के मध्य में। MBF का विकास कब हुआ, तो सेनोजोइक काल में। ये पूरी तरह फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसे आपको याद रखना है। वृहद हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई, ओलिगोसीन काल में। देखिए जो बृहद हिमालय है ना, वो हिमालय का जो है वो सबसे टॉप पोर्शन बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर शिवालिक सबसे नीचा, तो मतलब बृहद हिमालय, उसके बाद फिर लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय भी बोलते हैं, उसके बाद फिर हमारा शिवालिक बनता है। तो सबके विकास का क्रम हुआ है।
तो सबसे पहले जो है वृहद हिमालय बना, तो ये इसकी उत्पत्ति कब हुई, काल पूछे तो ओलियोसीन काल में। उसके बाद जो शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई प्लायोसीन काल में। फिर लघु या मध्य हिमालय की उत्पत्ति कब हुई, तो मायोसीन काल में। तो वृहद, लघु या मध्य, उसके बाद शिवालिक, ओलियोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। विशाल मैदान के बांगर एवं खादर रूप का विकास कब। देखो ये बांदर और खादर क्या होता है, बांगर वो होता है कि जब जो हिमालय के ऊपरी भाग जब गिरे है ना, तो वो जब जमे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हुए तो उसको बांगर बोलते हैं ना, ये अनुपजाऊ होता है। खादर जो होता है अपर्दन की क्रिया हुई, टाइम पीरियड के बाद वो उसके कण जो है वो और छोटे हो गए तो अब वो उपजाऊ हो गए, ठीक है ना, तो उसे खादर बोला गया। तो ये जो विकास क्रम हुआ इनका विशाल मैदान का, वो कब हुआ, अत्यंत नूतन युग में। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों की वेदिकाओं का निर्माण कब हुआ, तो सेनोजोइक के अत्यंत नूतन युग में। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विकास किसका विस्तार है, अभिनव जमाव। पश्चिमी घाट का निर्माण किस काल में हुआ, उत्तर नूतन काल में। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ही हम 1 by 1 अपनी ज्योग्राफी को कवर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।